अभी न्यूज़ ये आई है कि इंडिया जो है वो कार्स का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन गया है। ऐसी क्या वजह है कि इंडिया जो है वो मेड इन इंडिया कार्स भी बनाता जा रहा है और इतने कम प्राइसेस में बनाता जा रहा है कि आम जो रेगुलर लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो भी इजीली जो है वहाँ पे कार्स को परचेज कर सकते हैं। ऐसी क्या वजह है कि वो इतना मास्टरमाइंड बनता जा रहा है और लीडर्स पैदा करते जा रहा है? चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं राय। आज बीबीसी उर्दू उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है। पहला सेंटेंस उनका ये है कि इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उन्होंने इंडिया से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, ठीक है, और वो उस लोन को वापस नहीं कर पाए, रिपे नहीं कर पाए हैं, और इन रिटर्न वो कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में से लिथियम को ले जा सकते हैं और अपनी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है। तो आई थिंक सो तरक्की की राह में गामज़न होने का एक और स्टेप है उनके लिए। सही हो गया। तो अच्छा, हमारे मुल्क में ऐसी कौन सी चीज़ है कि जैसे अफ्रीकन ने लिथियम दे दिया हिंदुस्तान को, तो हमारे मुल्क में ऐसा कौन सा मिनरल है, कौन से मदनियात हैं कि जिसको देकर हम अपना कर्जा उतार सकते हैं? आईटी एक्सपोर्ट में भारत का जिस तरीके से डंका बज रहा है वो पूरी दुनिया आज देख रही है। आज से 10, 15, 20 साल पहले ये कल्पना करना भी नामुमकिन सा ही था कि जिन जिन सेक्टर में भारत आज धूम मचा रहा है तब कुछ कर भी सकता था। अगर आज से 10 साल पहले बोलते कि भारत जो है कार मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बनेगा तो लोग हंसते कि ये क्या मजाक चल रहा है ये सब। अगर ऐसा हुआ, और कई सारी चीज़ों में भी भारत अलग अलग देशों को जो है वो पछाड़ता ही चला जा रहा है। आज हम देख रहे हैं जिस तेज़ी से, पहले तो हमारा खाली यही था ना कि आईटी हमें आता है, हमें बीपीओ आता है, हमको जो है मूवी बनानी आती है और हमें अपने आबादी को एक्सपोर्ट करना था दूसरे देशों में। अब पूरी दुनिया देख रही कि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, भारत भी एक मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जो कंट्री है वो बनता हुआ पूरी दुनिया को आज नजर आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान है। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, दूसरी बात फिर ये घबराना नहीं है, तीसरी बात ये अगर घबरा जाएं तो मर जाएं, कर्जा हम लेके ही छोड़ेंगे। भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख, तो क्या इस बिना पर पाकिस्तान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? ये है हकीकत जिंदगी। रोहित भाई, कुछ दिन पहले हम वर्ल्ड की 5th बिगेस्ट इकोनॉमी हो गए। यूके को पीछे छोड़ा। $250 बिलियन से $250 बिलियन पाकिस्तान का जीडीपी है। अब आप देखो, ये एक पीछे पाकिस्तानी ने खूब हंगामा किया जहाज में, उसको उतारा एयरलाइन ने। जिस देश में ये चीजें चल रही, जहाँ सोसाइटी में जहाद और रेडिकलिज्म घुस जाएगा रोहित भाई, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये जायजा पेश किया गया है भारत के बढ़ते हुए असर और रसूख पर। वैसे तो ये बहुत तवील आर्टिकल है और आप जाके यहाँ पे बीबीसी उर्दू की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। बल्कि इससे पहले मैंने आपको द गार्डियन में एक जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चाइना और इंडिया का कैसे कंपैरिजन किया गया था। लेकिन बीबीसी उर्दू इसमें उन्होंने कहा है कि क्या पाकिस्तान को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। पहला सेंटेंस उनका ये है कि इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या इस बिना पर पाकिस्तान को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? आगे यानी कि अगले चंद सालों में ऐसी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इंडिया को मिलने वाली हैं, जैसे कि G20 की जो हेड करेगा इंडिया और उसका इजलास जो है वो दिल्ली में होगा। इसी तरीके से SCO को हमने देखा कि वो भी अब वहाँ पर सरबराही चली गई और जो नेक्स्ट उसका इजलास होगा वो भी वहाँ पर होगा, तो वो भी उसके पास है। G7 में जो है वो भी शामिल होने की बात की जा रही है भारत के, और अगर ऐसा हुआ तो ये भी कहा गया है कि ये ग्रुप जो है वो G8 बन जाएगा। फिर ये भी कि वहीं का बंदा है कि जो दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर तरीन आदमी भी बन चुका है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आ चुका है और यूके को बीट कर चुका है। अब देखें ना, जब हम ये बात करते हैं G20 की इस तरीके से, तो उसमें दुनिया के 20 ताकतवर तरीन ममालिक हैं, तो वो फिर आप जो हैं जब उसकी वो कर रहे होते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ा ये मार्जिन होता है, आप उस पर कुछ भी जो है वो अपनी बात मनवाते हैं, कर सकते हैं। और जब हम G20 की बात करते हैं तो उसमें इंडिया की तरफ से कुछ कंट्रीज़ को इन्विटेशंस भेजे गए हैं, उनको इन्वाइट किया गया, जिसमें कि G20 के इजलास में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, फिर नाइजीरिया। कर लूँ आईटी फील्ड की वहाँ पे, तो इंडिया आईटी में इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इंडिया आईटी के अंदर बहुत आगे है, $1 ट्रिलियन या $1 बिलियन कमा रहे हैं ये सालाना। और पाकिस्तान आईटी में तो अभी कोरोना के अंदर आया तो ये फ्री लॉन्चिंग के अंदर इन्होंने काम वगैरह शुरू किया और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू वगैरह इकट्ठा किया इन्होंने। लेकिन यही है कि अगर मतलब माइक्रोसॉफ्ट होगी या एप्पल होगी या बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करें, उनको पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनको मतलब विज़िट करवाया जाए
क्योंकि इंडिया के अंदर वो अपनी इंडस्ट्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और हमारे जैसे जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है, यहाँ डॉलर और इसकी बहुत ज़्यादा कीमत और इंडस्ट्री यहाँ बंद हो रही हैं, ठीक। तो उसके लिए वो अपना प्रॉपर उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है कि हमारे फलां 2023 तक 2050 तक हमने ये टारगेट रखे हुए हैं, इसको पूरा करना है, और उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो अपनी जो यूथ है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। वो तरक्की की तारीफ सारे करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो पावरफुल इकॉनमी, अब उसको हम सुपर पावर मुस्लिम दुनिया के अंदर देख के तो वो हर एक चीज़ के अंदर आगे तरक्की कर रहा है। इसी तरह इकॉनमी जो माशी ताकत है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इनके साथ तिजारत करनी चाहिए, लेकिन इस मामले के अंदर दोनों मुल्क गलती पर हैं। वो भी आगे से कोई नरमी नहीं दिखाते, एटीट्यूड में रहते हैं, और पाकिस्तान भी तकरीबन थोड़ा सा कश्मीर के इशू में रहता है। हाँ, इंडिया बहुत आगे जाएगा। उसके अंदर आप इंडिया के अंदर एक आम आदमी पार्टी, शायद आपने सुना होगा नाम, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, मतलब बिल्स वगैरह उनके फ्री कर दिए हैं। उसके बाद स्कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा कर दिया उसने। उसके बाद वो बाहर के मुल्कों में अपने टीचर्स को भेज रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ताकि मतलब जो है लोग सरकारी स्कूलों के अंदर हैं बनिस्बत प्राइवेट स्कूलों की। और हमारे जो हैं वो इधर ये ऐसी चीज़ नहीं है। आप किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर चले जाएं, वो टीचर जो होगा वो सुबह टाइम आएगा, 1-2 क्लासेस लेगा, सारा दिन वो हाथ पाँव सेकेगा और फिर वापस चला जाएगा। ये इसकी मेन वजह यही है कि इंडिया के अंदर ये जो है ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारे सियासतदान है वो हमारे सारे टैक्सों का पैसा खा रहे हैं, ठीक है। और हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गया, डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और दूसरी मेन वजह यही है कि जो हमारे मतलब बड़े सियासतदान हैं, जिस तरह ये कुछ 100 फैमिली होगी, 200 फैमिलीज होगी, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स आ जाते हैं, मैनेज आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे कुछ आर्मी के ऑफिसर्स वगैरह आ जाते हैं। ये सारा बिजनेस जो होता है इन्होंने ही मतलब संभाला हुआ है। के बाद हर एक शोबा हम यो भी देख लें, इंडिया उसके अंदर आगे जा रहा है, क्योंकि उधर हम देख रहे हैं तकरीबन कुछ हद तक डेमोक्रेसी नज़र आती है, कुछ हद तक, ठीक है। और जब ये एक पूरा निज़ाम चलता है तो उस वक्त हर एक इंडस्ट्री तरक्की करती है, जब पीछे से कोई पूछने वाला हो। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सिर्फ इधर कोई एक निज़ाम नहीं बनता, यहाँ एक जो पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी होती है वही नहीं मिलती हमें। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, और उसके अंदर फ़ौज का अमल दखल है, एस्टेब्लिशमेंट है। अच्छा, मुझे ये कि हमारे जब आप वसल्लम का दौर था तो उस वक्त यहूद के साथ भी कुछ हमारे ऐसे मुआहदे थे इकोनॉमिकली। तो सबसे पहले होता है घर, अपना जो ख़जाना होता है ना, घर चलाने के लिए, पेट जिंदा रहने के लिए, तो वो फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होना चाहिए। जिस तरह के आप तुर्की की मिसाल देख रहे हो, वो फाइनेंशियली तौर पे वीक पावरफुल बन रहा है। उसने इसराइल के साथ भी कुछ अपने लिंक बनाए हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी, ठीक है। क्योंकि वो इकोनॉमिकली मजबूत हो रहा है अब ठीक है। और अब ये देख लें कि पाकिस्तान अपना मोबाइल फ़ोन भी शायद नहीं बना रहा, और पाकिस्तान अपना रॉकेट बना सकता है, पाकिस्तान अपने टैंक बना सकता है, पाकिस्तान एटम बम बना सकता है, लेकिन पाकिस्तान एक गाड़ी क्यों नहीं बना सकता? इसकी मेन वजह यही है कि ये किसी भी मार्केट के अंदर किसी मतलब बाहर के बंदे को आने ही नहीं देते, ठीक है। और अवाम के पास पैसा है भी सही, लेकिन अवाम इस चीज़ के अंदर नहीं आती। आज जो नॉन आईटी एक्सपोर्ट है उसमें भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज एक असलियत की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बढ़ाने वाला देश जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम चाइना का देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, उसको बादशाहियत हासिल है, भारत भी उसी तरह के कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। कार जैसे चीज़ों में, जहाँ पे आज भी हमारे देश की कार का मार्केट अगर आप देख लो तो ज़्यादातर कारें हम विदेशी यूज़ करते हैं। मारुति सुजुकी की अगर हम खाली जॉइंट वेंचर जो है मारुति सुजुकी, जिसमें सुजुकी ज़्यादा डोमिनेंट है, सुजुकी के पास तकरीबन 65% के आसपास में इक्विटी है इस जॉइंट वेंचर की, तो उसको भी हम कहीं ना कहीं विदेशी ही कहेंगे, पूरी तरीके से विदेशी ही कहना चाहिए उसको। छोटा हिस्सा हमारे देश की मारुति कंपनी के पास में। तो अब इन सब का मतलब है कि किस तरीके से हमारे अपने देश में हम नहीं जो बढ़िया काम कर पा रहे थे, अब वो हो रहा है। भारत में अगर आप देखो जिस तरीके से टेस्ला की कंपनी उठ करके, टेस्ला की फैक्ट्री चाइना से उठ करके आई, जिस तरीके से और बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, खास तौर पर तमिलनाडु में नंबर 1 तमिलनाडु और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, जैसे किया वगैरह का प्लांट आंध्र प्रदेश में है, पर तमिलनाडु उसमें भी खासतौर पर चेन्नई, जिसको बोलते हैं डेट्रॉइड ऑफ ईस्ट, जैसे डेट्रॉइड है यूएस में कार मैन्युफैक्चरिंग का हब, वैसे ही हमारा चेन्नई जो है वो भी कार मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। अब वो हब और मजबूत होता चला जा रहा है। सिर्फ 4 व्हीलर की अगर हम बात ना करें, अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो बजाज और टीवीएस ऐसी कंपनीज अपना डंका बजा रही हैं, लिटरली डंका बजा रही हैं,
विदेशी मार्केट्स में, और उसमें भी खास तौर पर जो मिडिल क्लास वाले देश हैं, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गए जहां पर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, अरब कंट्रीज में भी, अरब में ये सऊदी अरब वगैरह को छोड़ के जो बाकी अरब कंट्रीज हैं, गरीब वाले अरब, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, चाहे साउथ अमेरिका हो गया, ऐसी जगहों पर ज़बरदस्त तरीके से भारतीय टू व्हीलर भी बहुत धूम मचा रही हैं। अब भारत में इन कंपनीज को, बजाज को, टीवीएस को इतनी आदत है कि उनको मिडिल क्लास के हिसाब से गाड़ियां बनानी है, वैल्यू फॉर मनी गाड़ियां बनानी है, इतना उन्होंने कर लिया, इतना उन्होंने कर करके सीख गए हैं कि अब वो वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त तरीके से उनकी गाड़ियां अपनी मार्केट में उतारी और ज़बरदस्त तरीके से चली। अफ्रीका में तो एकदम एक छत्र राज हासिल कर लिया है इंडियन टू व्हीलर्स ने। ऐसे ही और मार्केट्स में भी हम बढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश है, जो हम लोग सोचते थे कि हम तो कभी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन ही नहीं सकते, आज अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए, मैंने आपसे पहले भी कई बार ये बात कही, आज फिर से उसको दोहराऊंगा, अगर हमारे देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट इतना मजबूत ना होता है, वामपंथी इतने ज़्यादा मजबूत ना होते, मिले फैक्ट्रियां पूरे देश भर में बंद ना करवाते, तो आज हम बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर आज बन चुके होते। अब हमको अगले 5-10 साल उसमें देने पड़ेंगे, वरना आज हम उस स्थिति में ऑलरेडी होते।